हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। आज के इस वीडियो में आपके कमेंट्स के आधार पर जो सबसे ज़्यादा पूछा जा रहा था सवाल कि आपको आरआरबी कैसे चूज करना है, उस पर मैं वीडियो बना करके आपको आज दे रहा हूँ। देखो, आरआरबी के बारे में मैंने काफ़ी सारे वीडियो ऑलरेडी बनाए हैं डिफरेंट डिफरेंट आरआरबी के ऊपर। उन सारे वीडियोस में मैंने आपको पूरा प्रोसेस समझाया है कि आरआरबी को कैसे चूज करते हैं हम जनरली, जबकि हमको कैसे चूज करना चाहिए। लेकिन चूंकि वो वीडियो सब तक पहुंच नहीं पा रहे, इसीलिए ये एक मास्टर वीडियो के रूप में मैं आपको दे दे रहा हूं कि आपका मेथड ऑफ चूजिंग आरआरबी क्या रहना चाहिए। तो देखो, इसमें आपको काफी ध्यान से वीडियो को सुनना है। आधे में छोड़कर जाओगे तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पे जाओ। मैं आपको यहाँ पर पूरा आइडिया देने वाला हूँ। मैं आपके लिए डिसाइड करके आपको नहीं बताऊंगा कि ये आरआरबी ले लो और आपका सब चीज़ बढ़िया हो जाएगा। मैं आपको बेस्ट तरीका बताऊंगा या बेस्ट चीज़ आपको बताऊंगा, जो कि देखो, अभी तो आप सिर्फ जॉब के बारे में सोच रहे हो, लेकिन मैंने तो फॉर्म भी भर दिया है, जॉब भी मेरी हो गई, 1.5 साल में जॉब भी कर चुका हूँ। तो मुझे जितना अनुभव है वो सारे अनुभव को एक साथ करके मैं आपको ये चीज़ें बताने वाला हूं। साथ में देखो, पूरा जो प्रोसेस होता है एग्जाम का, वो हर एक प्रोसेस के हर एक स्टेप पर मुझे हर बार सोचने के लिए समय जरूरत से ज्यादा मिला है। तो हर चीज पर मैंने अच्छे तरीके से सोचा हुआ है, उसी के आधार पर ये वीडियो मैं आपको दे रहा हूं। तो आपके जो कमेंट्स में काफी सारे सवाल आए थे, जैसे कि अब यहां से देखना शुरू करेंगे तो इस प्रकार से काफी सारे सवाल मिले थे, जैसे वेस्टर्न रेलवे की रिक्रूटमेंट भोपाल दोनों है तो क्या कर रहे हैं। तो ये जो कमेंट है ना, ये वाला पहला वाला, इसका मैंने एकदम डिटेल में जवाब ऑलरेडी चैनल पे दिया हुआ है। उसके बाद ये यहां पर एक भी सवाल ऐसा नहीं है जिसका मैंने वीडियो के रूप में आपको जवाब न दिया हो, सिर्फ इसके कि कोलकाता आरआरबी का वीडियो लाओ सर जी। देखो, अगर सिर्फ आपको वीडियो देना मेरा उद्देश्य होता तो ये वीडियो आपको अभी तक मिल चुका होता, लेकिन वीडियो में कुछ जानकारी भी तो होनी चाहिए जो नई हो, ऑथेंटिक हो, आपके काम की हो। कोलकाता के बारे में मुझे खुद ही क्लैरिटी नहीं मिल पा रही है, जबकि मैं कब से इस बारे में रिसर्च कर रहा हूं, आपको कैसे बताऊं। जबकि कोलकाता की सबसे ज्यादा डिमांड है, फिर भी मेरे पास जब इन्फॉर्मेशन ही रहेगी तो मैं वीडियो में आपको क्या बताऊंगा। इसीलिए ये वीडियो अभी तक मिल नहीं पा रहा है, और जानकारी नहीं है तो फिर मैं क्या बनाऊं आपके लिए। फिर आरआरबी कैसे चूज करें, इस पर वीडियो आपको मैं आज दे रहा हूं। और देखो, जितने भी वीडियो मैंने आरआरबी के अभी तक बनाए हैं, उसमें काफी सारे लोग आकर के सीधे टाइम स्टैम्प कमेंट कर देते हैं कि वीडियो स्टार्ट फ्रॉम 6:30। अरे, जो ये 6:30 मिनट तक जो पहले आपको बताया था, वो यही बताया था कि आरआरबी आपको चूज कैसे करना है, इसमें कहां कहां गलती करते हो। तो जो लोग इस टाइप का अधूरा वीडियो देखते हैं, वो सही में अधूरा इंफॉर्मेशन के साथ आगे बढ़ते हैं, और फिर कहीं ना कहीं रिग्रेट कभी ना कभी हो ही जाता है। इस प्रकार से ये जितने आपके कमेंट्स थे, इन कमेंट्स के बाद मैं मजबूर हो चुका हूं कि मुझे अब एक मास्टर वीडियो आपको देना ही पड़ेगा कि आरआरबी आपको कैसे चूज करना चाहिए। तो मैं आपको यहां पर कसम खा के कुछ नहीं बता रहा हूं, मैं आपको अपने अनुभव के आधार पर सारी चीजें बता रहा हूं। डिसीजन जो रहेगा वो फाइनल आपका ही रहने वाला है। सेफ जोन, डेंजर जोन, ये भी बात मैं आपसे करूंगा। देखो, जो कुछ सवाल जो मैंने यहाँ पर थंबनेल में आपके लिए लिख करके रखे हैं कि घर के पास पोस्टिंग कैसे मिलेगी, डिवीजन कैसे अलॉट होगा, ट्रांसफर करा सकते हैं, ये सारी चीजें मैं लास्ट में बात करूंगा। पहले एक बेसिक आइडिया आपको मैं देता हूं कि अगर आप मान लीजिए आपने सबसे पहले देखा आपने कि आरआरबी एनटीपीसी की वैकेंसी आई है, ठीक है। अब जब आप वैकेंसी टेबल का, तो पहला स्टेज तो यही होता है कि अगर वैकेंसी आई है तो आपको नोटिफिकेशन को पूरा खुद पढ़ना चाहिए। खुद आप नोटिफिकेशन पढ़ के जो सीखोगे वो आप कोई वीडियो देख करके, मुझे लगता है कि कई बार चीजें मिस हो सकती है। देखो, सबसे पहले तो आप देखो कि भैया आपका घर कहाँ है, घर के पास अगर आपको जॉब चाहिए, या फिर मैं अगर ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि आप घर के पास ही आपको जॉब चाहिए, आप जिस भी लोकेशन पे जॉब पाना चाहते हो, पहले आप उसको मार्क कर लो कि आप किस लोकेशन पे जॉब करना चाहते हो। उसके बाद आप देखोगे कि उस लोकेशन के पास में, तो मैं अभी यहाँ ये मान के चल रहा हूँ कि आप घर के पास जॉब चाहते हो अपने, तो आपने देखा कि आपका घर कहाँ पर है, आप अपने घर का डिस्ट्रिक्ट देख सकते हो, अपने पास वाला रेलवे स्टेशन देख सकते हो, इस प्रकार से कई चीजें देख सकते हो। तो आप अपने घर के पास का सबसे पहले देखोगे रेलवे स्टेशन। ये रेलवे स्टेशन आपके जिले का भी हो सकता है, आपके स्टेट का कोई बड़ा रेलवे स्टेशन हो सकता है, जिसको आप दिमाग में रख के आसपास की चीजें सोच सकते हो। अब आप ये देखोगे कि ये रेलवे स्टेशन किस रेलवे जोन में आता है। अगर आपको जानकारी नहीं है तो मैं आपको बताता हूं कि हमारा जो रेल है, भारतीय रेल जोन में बटा हुआ है। और ये आप ऐसा मत समझना कि जोन किसी पर्टिकुलर राज्य को इंडिकेट करता है। एक जोन में 6 से ज्यादा राज्य भी हो सकते हैं, और उन 6 राज्यों के कुछ जिले रहेंगे। ऐसा भी नहीं होगा कि पूरा स्टेट कोई जोन कवर कर रहा है, और ऐसा भी नहीं होगा कि एक ही जोन पूरे स्टेट में खत्म हो गया। ये तो बेसिकली रेलवे का एक अलग से अपने आप को डिवाइड करने का तरीका है एडमिनिस्ट्रेटिव रूप से। तो उस प्रकार से जोन हो रहता है, और जोन फिर बाद में बढ़ जाता है डिवीजन में। तो क्या होगा कि एक आरआरबी जो है, आरआरबी क्या करता है, वो रिक्रूटमेंट करता है।
तो एक आरआरबी एक से ज्यादा जोन के लिए जब रिक्रूटमेंट करता है, जैसे आप कई जगह देखोगे कि एक आरआरबी में एक से ज्यादा रेलवे जोन मिलेंगे। जैसे अगर आप आरआरबी बिलासपुर में ही देख लो तो आपको वहां एफई सीआर भी मिलेगा और सीआर भी मिलेगा, जबकि सीआर को आप देखोगे तो ये आपको आरआरबी मुंबई में भी मिलेगा। तो इस प्रकार से ये है कि एक आरआरबी एक से ज्यादा जोन की रिक्रूटमेंट कर सकता है। मान लीजिए कोई जोन ए है और कोई जोन बी है, इसकी रिक्रूटमेंट आप देखोगे कि एक आरआरबी कोई कर रहा है। तो मान लीजिए अगर जोन ए में 1 2 3 ऐसे 3 डिवीजन है, यहां पर भी आप देख लो 1 2 या यहां पे 4 5 6, ये कोई डिवीजन है। तो ये आरआरबी जब एक से ज्यादा जोन की रिक्रूटमेंट कर रहा है तो ये क्या करेगा, मान लीजिए ये कैसा करेगा, जोन ए के डिवीजन 1 डिवीजन 2 की रिक्रूटमेंट करेगा और यहां पर डिवीजन 6 और 5 की कर लेगा। ये दोनों का इस आरआरबी में कोई पार्ट नहीं है, ये कोई और आरआरबी में जाएंगे 3 और 4। बात आप समझ रहे हो, यानी कि अगर एक से ज्यादा जोन किसी आरआरबी के अंतर्गत आ रहे हैं उसका मतलब यह है कि वो डिवीजन के लेवल पे बटा हुआ है। तो इस प्रकार से ऐसा आपको रेलवे जोन चूज करना पड़ता है। तो रेलवे जोन चूज करते समय एक और चीज आप ध्यान में रख सकते हो, दिमाग में रख सकते हो कि आपका अगर मान लीजिए जो लोकेशन है आपके घर की वो अगर किसी 2 जोन के बॉर्डर पे है तो आप ये भी सोच सकते हो कि आपको इस जोन में जाना चाहिए या उस जोन में जाना चाहिए। तो ये भी आपका काफी सारा डिटेल से देखने के बाद आप समझ जाओगे कि आपको किस जोन में रिक्रूटमेंट का प्रयास करना चाहिए, आपकी जो भी प्रायोरिटीज है उसके हिसाब से, ठीक है। अब जब आगे बढ़ोगे तो आपको इस जोन पर पूरी रिसर्च करनी चाहिए। क्या रिसर्च कर सकते हो, रिसर्च आप ये कर सकते हो कि ये जो जोन है वो कितने स्टेट्स में आपका फैला हुआ है, इसमें डिवीजन कितने हुए हैं। साथ में आपको इस जोन का मैप भी जरूर देखना चाहिए। मैप देखोगे तो इससे आपको जो क्लैरिटी मिलेगी वो किसी और तरीके से नहीं मिल सकती। जब मैप आप देख लोगे, आपको मैप के बारे में पता चल गया कि ये जोन में आपको रिक्रूटमेंट चाहिए। मैप देख के तो आप ये डिसाइड कर लोगे कि इस जोन में आपको रिक्रूटमेंट चाहिए। और अगर अच्छे से रिसर्च करो तो आप ये भी डिसाइड कर पाओगे कि अगर मुझे इस पर्टिकुलर जोन का ये डिवीजन मिल जाए तो कितना अच्छा रहेगा। अब एक बात यहीं पर मैं आपको बता देता हूं कि डिवीजन चूज करने का जो मौका है वो हमको नहीं मिला था। हमको जो मौका मिला था, जैसे मैंने आरआरबी मुंबई से अगर फॉर्म भरा तो मुंबई में क्या क्या था, एससीआर था, सीआर था और डब्ल्यूआर था। तो जोन तो आपको तीनों चूज करने का मौका मिलेगा। जैसे वैकेंसी तो सारी अप्लाई करते हैं ना, तो इसमें कैसा था कि जैसे मान लीजिए मेरे को ए वैकेंसी पसंद है तो पहले मैं देखूंगा कि ए वैकेंसी मुझे डब्ल्यूआर में चाहिए, फिर मुझे ए वैकेंसी ही सीआर में चाहिए, या फिर मान लीजिए ए वैकेंसी मुझे सीआर और डब्ल्यूआर के अलावा एससीआर में नहीं चाहिए तो इसको मैं ए वैकेंसी को लास्ट में दे सकता हूँ, एससीआर लास्ट पे प्रेफरेंस दे सकता हूँ। उस प्रकार से फिर यहाँ पर एक वैकेंसी बी रहेगी तो बी मुझे अगर मान लीजिए एससीआर में पहले चाहिए। इस प्रकार से ये सब चीजें प्रेफरेंस में हमको देनी होती है। प्रेफरेंस पे भी एक वीडियो मैं आपके लिए ऑलरेडी बहुत अच्छा वीडियो, बहुत ज्यादा डिटेल से वो वीडियो बना चुका हूं। लेकिन वो वीडियो कैसा था कि पिछला आरआरबी जो हुआ था वो 12th प्लस ग्रेजुएशन लेवल जो हुआ था वो एक साथ हुआ था, तो उस हिसाब से मैंने आपको बताया था। लेकिन अगर बेसिक आइडिया आप लेना चाहते हो तो वो वीडियो में एक भी चीज बाकी नहीं है, सारी की सारी चीजें मैंने आपको समझाई हुई है। तो चलो डेविएट नहीं होते टॉपिक से और फिर यहां पे आपको बताता हूं। तो आपने ये भी डिसाइड कर लिया कि ये जोन आपको चलेगा और ये डिवीजन में आपकी प्रेफरेंस में रहेगा। डिवीजन को चूज करने का मौका हमको नहीं मिला था, मुझे कोई उम्मीद नहीं है कि आप लोगों को भी मिलेगा। मिल जाए तो अच्छी बात है, लेकिन जब हम आरआरबी डिसाइड करते हैं उससे ये तो डिसाइड हो जाता है कि अगर हम नंबर अच्छे लाएंगे तो हमने जो टॉप प्रेफरेंस दी हुई है हमको वो मिल जाएगी। तो टॉप प्रेफरेंस क्या देना चाहिए ये आपके लिए काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। जैसे मेरे केस में हुआ था, अगर मैं सीआर आरआरबी गलत चूज नहीं करता, जैसे मैंने जोन तो सही चूज किया लेकिन आरआरबी गलत चूज कर लिया, इसलिए मुझे डिवीजन सही नहीं मिल पाया। सही मतलब जो मैं चाहता था वो नहीं मिल पाया, जबकि नंबर वाला कोई इशू नहीं था। तो अब इस प्रकार से आपने जोन डिसाइड कर लिया तो आप देखोगे कि जो CEN आता है, सेंट्रलाइज्ड एम्प्लॉयमेंट नोटिस जो आता है, जैसे आरआरबी एनटीपीसी के लिए 5 है, उसमें आप देखोगे कि आपका जोन जो है, लेट से आपने डब्ल्यूआर डिसाइड किया तो आप क्या देखोगे कि ये डब्ल्यूआर पूरे वैकेंसी टेबल में कहां कहां मिलता है। तो आप जब अच्छे से वैकेंसी टेबल देखोगे तो आपको क्या पता चलेगा कि ये जो डब्ल्यूआर है ये आपको आरआरबी मुंबई में भी मिलेगा, साथ में आरआरबी अहमदाबाद में भी मिलेगा और आरआरबी भोपाल में भी मिलेगा। आगे दिखाता हूं मैं आपको। अब आप ये देखोगे कि इन तीनों में से आपको किस आरआरबी में फॉर्म अप्लाई करना चाहिए, क्योंकि आप अगर वेस्टर्न रेलवे चाहते हो और वो 3 आरआरबी में है तो बात क्या आ गई कि वेस्टर्न रेलवे के अलग अलग डिवीजन है और अलग अलग डिवीजन की रिक्रूटमेंट ये अलग अलग आरआरबी कर रहे हैं। साथ में कई बार ऐसा भी होता है कि कोई पर्टिकुलर एक डिपार्टमेंट की पोस्ट होती है जो कोई इन तीनों में से कोई एक आरआरबी ही कर रहा है, तो बाकी जगह आप देखोगे तो 0-0 वैकेंसी मिलेगी या फिर वो वैकेंसी का नाम ही लिखा नहीं रहेगा। इसका क्या मतलब हो गया कि पूरे डब्ल्यूआर में उस पर्टिकुलर वैकेंसी की रिक्रूटमेंट सिर्फ एक आरआरबी कर रहा है, जबकि बाकी दूसरी वैकेंसी को अगर ध्यान दोगे तो 3-3 आरआरबी कर रहे हैं। तो ये काफी
ध्यान देने वाली चीजें हैं। इतनी ज्यादा रिसर्च करके भी एकदम गारंटी आपकी नहीं हो पाएगी कि आपको ये ही डिवीजन मिल जाएगा और ये ही वैकेंसी मिल जाएगी, लेकिन कम से कम रिसर्च करके करोगे तो आपके लिए एक चांस रहेगा, अदरवाइज बाद में रिग्रेट के अलावा कुछ और बचता भी नहीं है। तो फिर आपको क्या करना है, जब आपने आरआरबी भी देख लिया तो आपको फिर वैकेंसी कंपेयर कर लेना है। कंपेयर क्यों करना है वैकेंसी की, मान लीजिए आपका मेडिकल स्टैंडर्ड, ये मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि अगर मान लीजिए मेडिकल स्टैंडर्ड आपका A2 नहीं है और आपने देखा कि उन तीनों आरआरबी में से जो वैकेंसी का डिस्ट्रीब्यूशन है वो इस प्रकार से है कि आपके मेडिकल स्टैंडर्ड में फिट होने वाली जो वैकेंसी है वो किसी एक जगह पे आपको पर्टिकुलर मिल ही नहीं पा रही है, कोई दूसरे आरआरबी में ही मिल रही है या फिर कोई तीसरे आरआरबी में मिल रही है, तो अपना एक रफ आइडिया मेडिकल स्टैंडर्ड का अपने आप को रखना चाहिए। मेडिकल स्टैंडर्ड की जो रफ आइडिया रखना चाहिए, कहने का मतलब मेरा जो है कि आपको कम से कम आंखों के लेवल पे आपका जो मेडिकल स्टैंडर्ड मिल सकता है वो आपको अंदाजा रहना चाहिए। इसके लिए मैंने आपके लिए वीडियो बनाया हुआ है। वीडियो जब ये खत्म होता रहेगा तो आपको ये सारे वीडियो दिख जाएंगे। अभी देखो आप जो स्क्रीन पे देख रहे हो ये वीडियो वही है जो मैंने आपके लिए मेडिकल स्टैंडर्ड के लिए बनाया हुआ है। इसको देख करके आपको जनरल आइडिया लग जाएगा। बाकी अगला प्रेफरेंस वाला वीडियो मैं आपको बना करके दे दूंगा। सच बता रहा हूं, मैं बहुत कोशिश कर रहा हूं लेकिन समय की बहुत दिक्कत हो जा रही है, इस वजह से वीडियो एकदम टाइम पे नहीं दे पा रहा हूं आपको, लेकिन पूरी कोशिश कर रहा हूं। अभी पेशेंस रखो, काफी दिन है अभी फॉर्म अप्लाई करने के लिए, तो सही समय पे सब हो जाएगा। तो आप अपने मेडिकल के हिसाब से आप चूज कर लो कि भाई कहां पे आपको पर्याप्त वैकेंसी मिल रही है आपके जोन में, उस हिसाब से आप वहां से आरआरबी चूज करके आपका क्या बन जाएगा, डिसीजन बन जाएगा कि आपको इस आरआरबी से फॉर्म अप्लाई करना है। बात आ गई समझ में। मेडिकल स्टैंडर्ड अगर ध्यान नहीं रख के सिर्फ लोकेशन ध्यान में रख लोगे, और अगर ऐसा हो गया कि आपने टारगेट किया, मान लो कि कॉमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर की वैकेंसी को टारगेट किया, अब 1 2 3 आरआरबी है, अब आपने देखा कि आपका घर के पास वाला डिवीजन ए आरआरबी में आता है, लेकिन अब ए में आप देख रहे हो कि मात्र 4 ही वैकेंसी है और आपको भी यही चाहिए, तो आप अपने जोन में आरआरबी बी को चूज कर सकते हो, बी में कितनी वैकेंसी है देख करके। अब अगर मान लीजिए स्टेशन मास्टर ही आपको बनना है, लेट से अगर स्टेशन मास्टर आपको बनना है और आपने देखा कि यार स्टेशन मास्टर की जो वैकेंसी है वो आरआरबी ए में बहुत सारी है और आरआरबी बी में बिल्कुल नहीं है, अब बनना तो आपको स्टेशन मास्टर है, तो भले बी आरआरबी आपके घर के पास है लेकिन जोन तो आपका वही है, तो आप ए से भर लो। मतलब आपके दिमाग में ये भी पिक्चर क्लियर रहनी चाहिए कि आप घर से कितना दूर जाना चाहते हो। और मैं एक बात बता रहा हूं, घर से जितना दूर जाते जाओ अपनी जॉब का जो मजा रहता है वो उतना कम होते जाता है, ये बात तो याद रखना। क्योंकि जब आप ज्वाइन करोगे तो बाहर जाके अकेले रहना पड़ता है, तो थोड़ा घर आने का मन तो आपका होता ही है, जितना दूर रहोगे उतना घर आने में तकलीफ रहती है, तो इस बात को थोड़ा ध्यान रखो। अब अभी जो काफी लोग एक गलती कर रहे हैं कि वो इस चक्कर में पड़े हुए हैं सेफ जोन और डेंजर जोन के बारे में। तो इस बारे में मैं आपको कुछ बोलूंगा नहीं कि ये जोन सेफ है या ये जोन डेंजर है, लेकिन एक बात जरूर बोलूंगा कि ये जो बात को जितना ज्यादा भाव दिया जा रहा है कि कौन सा सेफ है कौन सा डेंजर है, ये बिल्कुल ही गलत है। इतना भाव देने वाली बात ये नहीं है। सेफ और डेंजर अपने लिए आप खुद हो और कुछ नहीं है। फॉर्म अप्लाई करने के बाद जो सारा कंपटीशन रहता है वो सारा का सारा कंपटीशन आरआरबी लेवल पे आ जाता है। यानी आरआरबी ए में कितने भी लोगों ने अप्लाई किया, आरआरबी बी को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सारा कंपटीशन ए और बी का एकदम अलग अलग रहता है, ए वाले ए में ही लड़ेंगे, बी वाले बी में ही लड़ेंगे, ठीक है। तो जो आरआरबी चूज करने के बाद कंपटीशन रहता है वो तो आपका सिर्फ आरआरबी पे आ जाता है। और अब अगर आप ये देख करके चल रहे हो कि पिछली बार यहाँ के आरआरबी में कट ऑफ कम गई थी तो आप सिर्फ वहां से फॉर्म भर दो, तो आपको थोड़ा ये भी देखना चाहिए कि वो घर से कितना दूर है। एक दूसरी बात और मैं आपको बता देता हूं, आप अगर मान लीजिए आपने कोई आरआरबी को सेफ मान के चला, लेट से, देखो मैं अपने अनुभव से बता रहा हूं, आखिरी मर्जी आपकी ही है, गाइड करने का मेरा काम है, तो मैं आपको थोड़ा अपने हिसाब से गाइड कर रहा हूं। कमेंट में आके जो नेगेटिव लिखते हो वो लोग आप थोड़ा सा ये सोचो कि मैं अगर ये जो आपको चीजें बता रहा हूं वो लॉजिकली सही बता रहा हूं या गलत बता रहा हूं, इस पे ध्यान दो। आप अपनी कंडीशन और मेरी कंडीशन से जज मत करो। लॉजिक आपके जगह पे भी सही रहेगा, मेरी जगह पे भी सही रहेगा, तो लॉजिक के हिसाब से चल के आप सोचो कि मैं जो आपको जानकारी दे रहा हूं वो गलत दे रहा हूं या सही दे रहा हूं। मान लीजिए आपने देखा कि कोई जोन सेफेस्ट था, सिर्फ कट ऑफ के दम पे या वैकेंसी के दम पे आपने देख लिया कि पिछली बार यहां पे कट ऑफ गई थी मान लीजिए 65 नंबर, अब पिछली बार वैकेंसी भी अलग थी, अब इस बार देखोगे तो वैकेंसी भी उस जोन में अलग है, ठीक है। अब मान लीजिए क्या ये आप गारंटी ले सकते हो कि पिछली बार कट ऑफ 65 गई थी तो इस बार कट ऑफ 65 से ज्यादा नहीं जाएगी? बिल्कुल जा सकती है ना, ये बात तो आप मानोगे। अब अगर मान लीजिए आपने ये समझ लिया कि 65 कट ऑफ जाने वाली है, तो आप टारगेट कितने का बनाओगे? 70 का बनाओगे। बात आ रही समझ में? अगर मान लीजिए वहीं पर आपने कोई डेंजर जोन जिसको आप बोलते हो उससे अप्लाई किया, वहां पे आपने देखा था कि 80 कट ऑफ गई थी, अभी आपने अंदाजा लगाया कि 85 चाहिए, तो आप इसके हिसाब से तैयारी करोगे। तो कुल मिला के आप तो तैयारी अपने टारगेट के हिसाब से करने वाले हो कि आपको 70 के नंबर के लिए तैयारी करना है कि 85 नंबर के लिए तैयारी करना है। तो सेफ और डेंजर का डिसीजन यहीं से हो जाता है कि आप अपने आप को कितने नंबर के लिए तैयार कर रहे हो।
बात इससे डिसाइड नहीं होता कि कहाँ की कट ऑफ कितनी गई थी। भैया आप जिस आरआरबी से अप्लाई करोगे आप उस आरआरबी के हिसाब से अपना टारगेट सेट करोगे। तो मेरे हिसाब से आप कुछ को खुद ऐसी आरआरबी चूज करो, आप कुछ ऐसी आरआरबी अपने लिए आप चूज करो जो आपके घर के पास भी हो, वैकेंसी भी हो और कट ऑफ भी उस हिसाब से। यानी आपको थोड़ा सा बैलेंस्ड अप्रोच लेकर के चलना है, एकदम सिर्फ कट ऑफ को देख करके आगे मत जाओ। काफी सारी चीजें, बहुत सारी चीजें एकदम अनप्रिडिक्टेबल है। अभी वैकेंसी भी बढ़ेगी ही, वैकेंसी तो बढ़ेगी, ये तो कुछ नोटिस आए या मत आए, मैं आपको आज बता दे रहा हूँ कि वैकेंसी बढ़ेगी ही। जितने दिन एग्जाम प्रोसेस चलेगा उस बीच वैकेंसी बढ़ना ही है। अब मान लीजिए आज आपने जिसको डेंजर समझ करके फॉर्म अप्लाई कर दिया, बाद में वैकेंसी में वो सेफ दिखने लगा, तो जिस भी पैमाने से आप डेंजर या सेफ का डिसाइड करते हो उस पैमाने की मैं बात कर रहा हूँ। तो इस रेस में आप पढ़ो मत, ये सारा का सारा मुझे बोलना तो नहीं चाहिए, लेकिन ये जो सेफ और डेंजर का हुआ है ये सब आपको इसीलिए है क्योंकि यूट्यूब पे आपको 100 वीडियो देखने का आज ऑप्शन है, सिर्फ नोटिफिकेशन देखने का ऑप्शन होता है, यूट्यूब नहीं होता। ये बात 2015 की होती तो आपको ना सेफ पता चलता ना डेंजर पता चलता, आप तो सीधे घर के पास का आरआरबी देखते। अगर उसकी कट ऑफ 95 भी जाती तो आप 96 टारगेट करके मेहनत करते। बात आ रही है समझ में? जो टारगेट आप करोगे आपका दिमाग आपसे उतनी ही मेहनत करवाएगा, उससे ज्यादा नहीं करवाएगा। तो सेफ और जोन को उतनी महत्व न देते हुए आप इसको महत्व दो कि आप कितने नंबर ला सकते हो, आपको टारगेट क्या सेट करना चाहिए। मेरी सजेशन आपके लिए ये रहेगी। तो इस पूरे प्रोसेस में अब आरआरबी कैसे चूज करेंगे, देखो पहली स्टेप तो आपने देखा घर के पास रेलवे स्टेशन, आप देख लिया रेलवे जोन। तो रेलवे जोन देखने के बाद आप मेरे चैनल पे आ जाना और इस प्रकार से अपने जोन का मैप का वीडियो देख लेना। जो रेलवे जोन का मैप का वीडियो मैंने नहीं बनाया आप गूगल पे सर्च कर लेना और अलग अलग मैप डिवीजन के हिसाब से सर्च करना, गूगल पे रिसर्च करना, तो आपको ऐसे मिल जाएगा। तो इस प्रकार से यहां अगर मैं वेस्टर्न रेलवे का भी उदाहरण लेकर के चल रहा हूं, ठीक है आपके लिए, तो आपको वेस्टर्न रेलवे का ये मैप मेरे चैनल पे देख लेना है। इससे आपको उसकी पूरी पोजीशन मैंने आपको बता दिया। धीरे धीरे मैप के वीडियोस में मैं सुधार करते करते लास्ट में काफी अच्छे वीडियोस मैंने बनाए। तो इस प्रकार से आप देखोगे, अब आपको पता चल गया कि वेस्टर्न रेलवे कहां कहां पर है और इसमें डिवीजन क्या क्या है ये पता चल गया। उसके बाद आप आओगे सेकेंड स्टेज पे कि जोन जो है किस किस आरआरबी में है ये आपको देखना है। तो अब मैंने वेस्टर्न रेलवे का अगर उदाहरण लिया तो मैंने क्या किया, आरआरबी का CEN 05 पूरा ओपन किया जिसमें आरआरबी एनटीपीसी की वैकेंसी आई। इसमें मैंने WR को पूरा ट्रैक करना शुरू किया और पूरे जितने भी 21 आरआरबी की वैकेंसी है, पूरे 21 आरआरबी में मैंने ढूंढा कि WR कहां कहां था। तो WR मुझे कितनी जगह पर मिला, 3 जगह पर मिला, आरआरबी अहमदाबाद, आरआरबी भोपाल और आरआरबी मुंबई में। तो अब यहां पर सबसे बड़ा डाउट आ गया कि यार WR 3 जगह पर मुझे मिला, मुझे अप्लाई कहां से करना चाहिए। वैकेंसी भी अगर देखूं तो यहां पर WR में अगर UR की 61 है तो यहां पर WR की देखूं तो 36 है मुंबई में, और यहां पर देखूं तो 24 है। तो मुझे कैसे पता चलेगा कि कौन से आरआरबी में क्या वैकेंसी है। अब कुछ वैकेंसी ऐसी होगी, जैसे यहां पर है तो अगर मैं आपको दिखा देता हूं, जैसे JAA की वैकेंसी, जूनियर अकाउंट असिस्टेंट की वैकेंसी अगर आप देखने जाओगे तो यहां पर भी आपको नहीं मिल रही है, यहां पर भी आपको नहीं मिल रही है, सिर्फ यहां पर मिल रही है, वो भी इतनी वैकेंसी मिल रही है। तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये पर्टिकुलर जो वैकेंसी है JAA की WR में तो रहेगी, लेकिन उसकी रिक्रूटमेंट जो रहेगी वो बाकी वैकेंसी के हिसाब से नहीं हो रही। जैसे अगर CCTF की वैकेंसी यहां पर भी है, यहां तीनों जगह पर CCTF में WR लिखा है, यानी कि क्या है, CCTF का इस आरआरबी के बीच में जो भी जोन ने डिवीजन बांट करके ज्यूरिडिक्शन डिसाइड किया है कि ये आरआरबी इस डिवीजन के लिए इस पर्टिकुलर पोस्ट की रिक्रूटमेंट करेगा, वैसा JAA की पोस्ट के बारे में डिवीजन नहीं बटा हुआ है। JAA की पूरी रिक्रूटमेंट सिर्फ एक आरआरबी वेस्टर्न रेलवे के लिए करेगा और वो रहेगा आरआरबी मुंबई। क्योंकि आप देख रहे हो कि अगर JAA की वैकेंसी आप यहां देख रहे हो तो बाकी आपको कहीं नहीं मिलेगी। काफी सारे लोग ये देख करके, क्योंकि घबराने की आदत रहती जल्दी, तो काफी सारे लोग ये देख करके डर जाते कि अरे JAA की तो वैकेंसी ही नहीं है, आई आरआरबी अहमदाबाद में, अब मैं कहां से फॉर्म अप्लाई करूं। आरआरबी अहमदाबाद जिस ज्यूरिडिक्शन के लिए रिक्रूटमेंट करता है, आरआरबी भोपाल जिस ज्यूरिडिक्शन के लिए रिक्रूटमेंट करता है, आरआरबी मुंबई जिसके लिए रिक्रूटमेंट करता है, ये बात JAA पे लागू इस बार नहीं हो रही है, ये समझ के चलो। पिछली बार भी नहीं हुई थी। यानी JAA एक ऐसी वैकेंसी रहेगी जिसमें सारे वेस्टर्न रेलवे में JAA की जितनी भी वैकेंसी है उसकी रिक्रूटमेंट आरआरबी मुंबई ही करेगा। ये नोटिफिकेशन से ये समझ में आता है। अब ये बताओ, बाद में कुछ भी हो जाए, लेकिन आज जो आपके पास इंफॉर्मेशन है उसके हिसाब से तो यही कंक्लूजन आप निकाल सकते हो ना। आप फ्यूचर को देख करके अपना कंक्लूजन नहीं निकालते। तो अगर आप JAA की वैकेंसी देखो, JAA ही आपको टारगेट कर रहे हो, तो आपको फिर आरआरबी मुंबई देखना पड़ेगा, अगर JAA के अलावा कोई और जॉब चाहिए ही नहीं। अगर आपने आरआरबी मुंबई से फॉर्म अप्लाई किया तो आपको JAA की जो वैकेंसी है वो तो पूरे WR में मिल जाएगी, लेकिन अगर भोपाल से करोगे तो JAA की WR में वैकेंसी आपको नहीं मिल पाएगी, क्योंकि उसकी रिक्रूटमेंट आरआरबी मुंबई ने किया। अब एक और बात बताता हूं, ये सारी चीजें जो मैं आपको बता रहा हूं, ये शुरुआती जो पैनल आते हैं, देखो
आरआरबी में रिक्रूटमेंट कैसे होती है, पैनल के हिसाब से, पैनल में नाम आ गया मतलब आपका रिक्रूटमेंट फाइनल हो जाता है। तो शुरुआती जो पैनल आते हैं वो तो जो मैं आपको ये रूल बता रहा हूं, मेथड बता रहा हूं, जो तरीके बता रहा हूं उस तरीके से होता है। लेकिन बाद में क्या होता है, रिक्रूटमेंट में जब ऊपर के लोग छट जाते हैं तो फिर क्या होता है, फिर कहीं से कुछ भी होने लगता है। यानी कि ऐसा हो जाएगा कि आरआरबी भोपाल के मेरिट वालों को ये वाली रिक्रूटमेंट दे दी, मुंबई वालों को इधर दे दिया, ऐसा हो जाता है ना। जोन में फिर इधर उधर करना बहुत ही आम बात है। जैसे अभी अगर मैं आपको बताऊं तो डाइवर्जन एक शब्द मुझे सुनने में आया है, पिछले कई समय से आ रहा है। डाइवर्जन का मतलब क्या है कि रिक्रूटमेंट आपका कोई भी आरआरबी से हुआ, वहां पे अगर रिक्रूटमेंट की जगह आपके लिए अब नहीं बची, तो चूंकि आप मेरिट में तो आ गए थे, आपका डीवी मेडिकल सब तो करा लिया गया था, तो आपका क्या कर दिया जाएगा, डाइवर्जन यानी जोन बदल दिया जाएगा। इस प्रकार से भी चीजें होती है। तो ये जो रूल मैं आपको सारी चीजें बता रहा हूं, ये शुरुआती जो पैनल रहते हैं उसमें काम आता है। इसीलिए ज्यादा से ज्यादा नंबर लाओ, शुरुआती पैनल में अपनी नैया पार लगा लो, वो बेटर रहता है। बात क्लियर है? तो अब ये वाला डाउट भी आपका क्लियर हो गया कि जेडबलई की वैकेंसी यहां पर कहीं नहीं है, तो उसकी रिक्रूटमेंट कौन करेगा। पूरे डब्ल्यूआर के लिए जेडबलई की रिक्रूटमेंट आरआरबी मुंबई करेगा। ये पिछली बार भी हुआ था, लेकिन कुछ जेडबलई जैसे 4-5 जेडबलई आरआरबी भोपाल से भी ले लिए गए, बाद में कुछ जेडबलई आरआरबी अहमदाबाद से भी ले लिए गए। लेकिन जब यहां पर अभी जब उनका नाम ही नहीं लिखा है, तो आप वो सब चीजों को कैसे दिमाग में रख सकते हो कि यहां से ले लिया जाएगा या नहीं। जो फॉर्म में देख रहे हो उस हिसाब से आप भरोगे। बात आ रही ना क्लियर? इस प्रकार से अब एक चीज ये क्लियर नहीं हुई कि आरआरबी अहमदाबाद कौन कौन से डिवीजन के लिए करेगा, आरआरबी भोपाल कौन कौन से डिवीजन के लिए करेगा, और आरआरबी मुंबई कौन कौन से डिवीजन के लिए करेगा। उसको आपको आदर्श चौधरी के चैनल पे जाना पड़ेगा और उस चैनल पे आपको ये टाइप की वीडियो देखना पड़ेगा। जैसे ये देख रहे हो कहाँ मिलेगी पोस्टिंग, ये पूरी सीरीज है कहाँ मिलेगी पोस्टिंग की, जिसमें मैंने सारे लगभग आरआरबी को कवर किया हुआ है। तो आप यहां पर देखोगे आरआरबी मुंबई का देखोगे, आरआरबी अहमदाबाद का देखोगे और आरआरबी भोपाल का देखोगे। जिसको इतनी फुर्सत नहीं है रिसर्च करने की, मत देखो, कुछ मत करो, आपका जो ठीक लगता है वो करो। लेकिन जो आप मेथड मुझे बार बार कमेंट में पूछ रहे हो उसके हिसाब से मैं बता रहा हूं। तो आपको ये तीनों आरआरबी देखना पड़ेगा, तो आपको इससे पता चल जाएगा कि डब्ल्यूआर के कौन से डिवीजन की रिक्रूटमेंट कौन सा आरआरबी कर रहा है। अब आपको हर चीज पता हो गई कि आपके जोन में मैप देख के आपको पता चल गया आपका जोन कहां तक है, आपको पता चल गया कि कितने आरआरबी इस जोन की रिक्रूटमेंट कर रहे हैं। उसके बाद आपको यह पता चल गया कि कौन सा आरआरबी कौन से डिवीजन की रिक्रूटमेंट कर रहा है। अब आपके लिए डिसाइड करना आसान रहेगा वैकेंसी के आधार पर। बात आ गई क्लियर? तो पहले ये मैप का वीडियो आपको देखना पड़ेगा, उसके बाद ये कौन आरआरबी कहाँ मिलेगी पोस्टिंग आरआरबी, ये वाला आपको देखना पड़ेगा। ये बात को और ध्यान रखना कि ये जो मेडिकल स्टैंडर्ड वाली पोस्ट है, जैसे मान लीजिए अब आपका मेडिकल स्टैंडर्ड, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ आपको, जो लोग वीडियो स्किप कर देते हैं वो ये बात नहीं समझ पाएंगे, छोड़िए। जो लोग आप देख रहे हो वो ध्यान से दो। अब मान लीजिए आपका मेडिकल स्टैंडर्ड C2 है। ये कैसे पता चलेगा आपका मेडिकल स्टैंडर्ड C2 है? आप ये वाला वीडियो देख लेना, इसमें जो भी डिटेल रहेगी उसके आधार पे एक बार डॉक्टर के यहाँ जाके आंखों का नंबर निकाल लेना, आपको पता चल जाएगा। अब आप देखो, अगर आपका मेडिकल स्टैंडर्ड C2 है, तो अगर आप यहाँ से फॉर्म अप्लाई करते हो आरआरबी अहमदाबाद से वेस्टर्न रेलवे में, तो आपके लिए ये पोस्ट आपको नहीं मिल सकती, ये नहीं मिल सकती, ये नहीं मिल सकती। सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट के अलावा आपके लिए कोई पोस्ट नहीं बची, और उसकी वैकेंसी अब यहाँ पर सिर्फ 20 है। तो आपको अपने मेडिकल स्टैंडर्ड के हिसाब से देखना पड़ेगा ना। तो अगर आप मान लीजिए फिर आरआरबी भोपाल से कर रहे हो, आपका मेडिकल स्टैंडर्ड C2 है, तो ये भी आपको नहीं मिलेगी, ये भी नहीं मिलेगी, ये भी नहीं मिलेगी। सिर्फ ये वैकेंसी आपके लिए बचती, जो कितनी है, 13 और 3 है। तो आपको अपने मेडिकल स्टैंडर्ड के हिसाब से अब देखोगे C2 मेडिकल, ये भी आपके काम की नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं। क्यों? क्योंकि इसका भी A2, इसका भी A2, इसका B2 और C2 वाली ये सिर्फ 2 पोस्ट है, JAA और सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट। तो आपको फिर लॉजिकली आप देखो ना, सीधी बात है, अगर आपका मेडिकल स्टैंडर्ड सिर्फ C2 है तो आपको थोड़ा सा आरआरबी मुंबई की तरफ जाकर के देखना चाहिए कि यहाँ पर WR की भी वैकेंसी मिल रही है, CR की भी मिल रही है, और यहाँ पर इतनी सारी वैकेंसी आपको मिल रही है। तो यहाँ पर आपके लिए चूंकि मेडिकल का स्टैंडर्ड का बहुत ज़्यादा लिमिटेड आपका मेडिकल स्टैंडर्ड की एलिजिबिलिटी है, तो आपको फिर उस हिसाब से डिसाइड करना चाहिए। बात आ रही है ना समझ में मैंने क्या बोला? तो मैंने ये जो आपको शुरुआती स्टेज में ये जो बताया था कि ये जो बताया था अकॉर्डिंग टू मेडिकल स्टैंडर्ड आपको देखना चाहिए, वो इसीलिए बताया था क्योंकि आप यहां देख लो, अगर आपका मेडिकल स्टैंडर्ड बहुत ज़्यादा लिमिटेड है, यानी सिर्फ C2 है, तो आपके लिए ना कॉमर्शियल की वैकेंसी कोई काम की बच रही है और ना ही ऑपरेटिंग की कोई वैकेंसी काम की बच रही है। आपके लिए सिर्फ ये अकाउंट्स डिपार्टमेंट और एडमिन डिपार्टमेंट यानी सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट और जूनियर अकाउंट असिस्टेंट की वैकेंसी बच रही है। तो अगर आपका सिर्फ मेडिकल स्टैंडर्ड C2 है और आपको अपने मार्क्स का जितना अंदाजा है, जितनी मेहनत आप कर सकते हो, उसके हिसाब से आपको आरआरबी डिसाइड करना पड़ेगा। क्योंकि अगर C2 आरआरबी के साथ आपने C2 मेडिकल स्टैंडर्ड के साथ इस आरआरबी से अप्लाई कर दिया तो सिर्फ ये 16 पोस्ट है आपके लिए, और अगर यहाँ पे कर दिए तो सिर्फ ये 20 पोस्ट है आपके लिए। जबकि यहाँ से अगर अप्लाई करोगे तो आपके लिए
ये इतनी सारी पोस्ट है, 25 4 29 35 2 31, इस प्रकार से। तो मेडिकल स्टैंडर्ड को भी थोड़ा ध्यान रख के अपने जोन में आप आरआरबी का डिसीजन ले सकते हो। काफ़ी सारी चीज़ें, जितने सवाल मैंने बोले थे सारे यहाँ पर मैंने आपके लिए डिस्कस कर दिए। फिर भी एक बार यहाँ पे रफ आइडिया आपको समझा देता हूँ। घर के पास पोस्टिंग कैसे मिलेगी, रेलवे जोन, आप घर के पास के रेलवे स्टेशन देखोगे, उसके हिसाब से आरआरबी देखोगे। आपके घर वाला डिवीजन किस आरआरबी में आ रहा है, अगर मल्टीपल आरआरबी है तो वो आप देखोगे। डिवीजन चूज करने का मौका मिलता है क्या, नहीं मिलता, रैंडमली ही आपको अलॉट किया जाता है। मतलब हमारे लिए तो रैंडमली किया गया था, अब आपको मिल जाए तो आपकी किस्मत अच्छे है, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं है कि मिलेगा। बाद में ट्रांसफर भी तो करा सकते हैं, काफ़ी लोगों का ये सवाल रहता है। तो भैया इतना आसान नहीं है बाद में ट्रांसफर कराना। अगर आपका ट्रांसफर करा दिया जाएगा तो अब ये बताइए रिक्रूटमेंट किस आधार पे होती है कि किस जोन में कितने एम्प्लॉयज़ की जरूरत है। अब सारे एम्प्लॉय इस जोन में ज़्यादा वैकेंसी देके अप्लाई करके सारे इधर चले जाएंगे तो यहाँ पे काम कौन करेगा। तो ट्रांसफर पूरा ही वैकेंसी के आधार पे किया जाता है। ट्रांसफर जब होता है, आप रिक्वेस्ट लगा भी दोगे तो जब तक आपकी जगह पे कोई काम करने वाला नहीं मिलता, आपको कैसे रिलीव किया जाएगा। बात आ रही है ना समझ में। और फिर थोड़ा सा तो कहीं कहीं टाइम बाउंड भी रहता है कि 5 साल के पहले ट्रांसफर नहीं करा सकते, ये वो। तो आप ये वाली बात को दिमाग में रख करके तो बिल्कुल मत करो कि बाद में ट्रांसफर भी तो करा सकते हैं। ट्रांसफर के और भी कई तरीके रहते हैं, म्यूचुअल मिल जाए, ये वो कई तरीके रहते हैं, लेकिन आप उस पर लक वाइज भी आप डिपेंड कर सकते हो। तो आप उसके हिसाब से नहीं जा सकते। आप एक बैलेंस बनाओ कि आप घर से कितना दूर जा सकते हो, आप कितनी मेहनत कर सकते हो, कितने मार्क्स ला सकते हो, कितनी वैकेंसी है, आपका मेडिकल स्टैंडर्ड क्या है और आप कौन सी वैकेंसी को टारगेट कर रहे हो। ये सारी चीज़ों को दिमाग में रखो और फिर आरआरबी का डिसाइड करो। सिर्फ किसी यूट्यूबर ने कह दिया कि ये जोन डेंजर है तो आप वहाँ से अप्लाई ही मत करो और ये जोन सेफ है तो आप वहाँ से अप्लाई ही मत करो, ऐसा नहीं है। क्योंकि किसी भी सवाल का यस और नो वाला आंसर यहाँ पर नहीं है। कमेंट में मुझे कई लोग बहुत डिटेल में अपना सवाल लिख करके भेजते हैं, मैं उसका यस और नो में आंसर इसीलिए नहीं दे पाता क्योंकि काफ़ी सारे फैक्टर्स इंक्लूड होते हैं। मैंने आपके लिए जितनी भी वीडियोस बनाई है, अगर कोई भी सीरियसली फॉलो कर रहे हो तो आपको पता होगा, मैं आपको सारे के सारे एस्पेक्ट को दिमाग में रख करके डिसीजन जो आपको लेना है, सारे एस्पेक्ट को दिमाग में रखकर वो सिखाता हूँ, ना कि ये कि ये सेफ है या डेंजर है। क्योंकि सेफ और डेंजर तो मैंने आपको बता दिया, जो आप टारगेट डिसाइड करोगे आपका दिमाग आपसे उतनी मेहनत करवाएगा और उसी हिसाब से आपका रिक्रूटमेंट होने वाली है। थोड़ा सा बैलेंस अप्रोच लेकर के चलो। किसी यूट्यूबर के कहने से आप सेफ मत मानो, किसी यूट्यूबर के कहने से आप डेंजर मत मानो। किसी यूट्यूबर के कहने से सेफ जोन से, अभी तो मैं आपकी मानसिकता समझता हूँ कि आपको जॉब चाहिए, लेकिन सेफ जोन अगर आपके घर से 1500 किलोमीटर दूर, 1200 किलोमीटर दूर, सोच के चलो, ठीक है। तो संतुलन है, संतुलन बना के चलो। उम्मीद है ये वीडियो में मैंने जितने पॉइंट्स लिए थे सारे आपके लिए कवर किया। अगर जरा सी भी आपको इस वीडियो से हेल्प होती है तो आप ये मत देखो कि आपका मैंने 20 मिनट 25 मिनट का समय खराब किया है। आप ये देखो कि ये 20-25 मिनट का वीडियो बनाने के लिए मैं 2 दिन से काम कर रहा हूँ। बात आ रही समझ में। तो थोड़ा सा मेहनत को एप्रिशिएट करो, आप इससे कुछ अच्छा सीखो, यही आपसे उम्मीद है। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।